नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 25 फरवरी 2022 है। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम ऑयल प्राइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। फिर मूडीज़ ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहा है, ग्रोथ के बारे में क्या फोरकास्ट किया है, इसको देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किसानों को कुछ सलाह दी है और बजट के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन आई हैव वन MCQ फॉर ऑल ऑफ यू। यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। डू चेकआउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर आंसर एज वेल एज योर रिव्यू अबाउट दिस सीरीज इन द कमेंट सेक्शन। ऑयल प्राइसेस की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू चल रहा है इसकी वजह से ऑयल की प्राइस जो है 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रिपल डिजिट को इसने क्रॉस किया है। ऑयल की प्राइस हो चुकी है $105 पर बैरल। अभी एक तरफ दुनिया भर में इकोनॉमिक रिकवरी की कोशिशें चल रही हैं। अभी फुल रिकवरी हम अचीव नहीं कर पाए हैं और ख़ास करके डेवलप्ड देशों की बात करें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसी सिचुएशन में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ चुका है और इसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। अब ऑयल की बात करें कि ऑयल की प्राइस इतनी क्यों बढ़ गई है। ऑफ कोर्स रशिया जो है एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है, एक बहुत बड़ा गैस एक्सपोर्टर हैं और ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ रही थी। ऑयल की सप्लाई जो है वो आज भी जो होनी चाहिए वो उतनी नहीं है और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी धीरे धीरे होती जा रही है। तो ऑयल की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम है तो नेचुरली प्राइस जो है वो इंक्रीज ही होने वाली है। एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड, हमारी ऑयल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने यह कहा है कि देयर आर नो सप्लाई साइड कंसर्न्स। हमें सप्लाई, ऑयल की सप्लाई को लेकर इतनी कोई ख़ास चिंता नहीं है क्योंकि एज़ फार एज रशिया इज़ कंसर्न्ड हम ना के बराबर ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर इसकी कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगी? ऐसा नहीं है। डायरेक्टली हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदते लेकिन ओवरऑल ऑयल मार्केट के ऊपर तो इसकी ये रशिया यूक्रेन वॉर की इम्पैक्ट तो आएगी ही और इसकी वजह से ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ तो होगी ही। हमारा ज़्यादातर जो ऑयल है ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि ये जो UAE, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सारे देशों से आता है और अफ्रीकन देशों से हम ऑयल मंगवाते हैं। तो मिडल ईस्ट और अफ्रीकन नेशंस जो हैं ये सबसे बड़े सप्लायर्स हैं। रशिया जो है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही कम हम उनसे मंगवाते हैं लेकिन रशिया वर्ल्ड का टॉप ऑयल और गैस एक्सपोर्टर हैं। यूरोप की ही बात करें तो यूरोप को लगभग यूरोप का जो 40% जितना गैस जो वो मंगवाते हैं तो वो रशिया प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि रशिया ने हमला कर दिया है यूक्रेन पर तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, इकोनॉमिकल सैंक्शंस, यानी कि आप रशिया से टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकते, उनको टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे, आप रशिया के सामान को नहीं खरीद देंगे चाहे वो डिफेंस का सामान हो, और इसके साथ साथ रशिया का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है या फिर जो टॉप लिस्ट है उसमें ऑयल एंड गैस आता है, तो अब वो ऑयल और गैस आप नहीं उनसे ख़रीद सकते। तो होगा क्या कि ओवरऑल डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और जो सप्लाई है तो रशिया का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो बहुत सारे देश जो डायरेक्टली रशिया से मंगवाते हैं, जैसे हम मिडल ईस्ट और अफ्रीका से मंगवाते हैं, लेट्स से मिडल ईस्ट में कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम रशिया के पास जाएंगे और रशिया को कहेंगे कि हमें थोड़ा ऑयल दे दीजिए। तो वैसे ही जो देश रशिया से ऑयल और गैस मंगवाते हैं अब वो मिडल ईस्ट और अफ्रीकन देशों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें ऑयल सप्लाई कीजिए। तो मिडल ईस्ट और अफ्रीकन देश जो हैं वो अब नए कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस क्या होगी, ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होगी। तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे इसकी इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमें भी, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर हमें देखने को मिलेगी ही। हाई एनर्जी प्राइसेस विल ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू कट ड्यूटीज। अब ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, अब ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ेगी लेकिन सरकार जो है वो देश में ऑयल की प्राइस को इंक्रीज़ नहीं होने दे सकती। एक तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, दैट इज़ वन रीज़न। दूसरी चीज़ कि अगर ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
तो फिर सरकार के पास ये ऑप्शन रहेगा कि सरकार इसके ऊपर जो टैक्स लगाती है, जो ड्यूटीज़ लगाती है, उसको कट करेगी। और इसकी इम्पैक्ट कैसी होगी कि सरकार को रेवेन्यू कम मिलेगा। अगर रेवेन्यू कम मिलेगा तो सरकार फिर उतने कम पैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा पर खर्च कर पाएगी। दूसरी चीज़, सरकार ने जिन जिन से लोन लिए हैं उनको जो इंटरेस्ट पे करना है तो वो भी हैम्पर होगा। तो सरकार को दूसरी जगह से रेवेन्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से ड्यूटीज़ जो हैं वो कट हो गई है या फिर यहाँ से इनकम जो है वो थोड़ी कम हो गई है। तो ये बैलेंस बनाना जो है वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए और इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग होगा और गवर्नमेंट के लिए भी ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। बहुत सारी कंपनीज़ के हेड का कहना यह है कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है तो किसी ना किसी को तो इसका खर्च जो है वो उठाना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। और कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ जाता है तो शिपिंग की प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाते हैं। एंड सेकंड थिंग, इंश्योरेंस का रेट जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ओवरऑल रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ होगी, फ्यूल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस इंक्रीज़ होगी, अब आपकी शिपिंग और इंश्योरेंस की प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होने वाले हैं और डिमांड जो है वो थोड़ी कम होगी। तो इकोनॉमिक रिकवरी करने की जो कोशिश हो रही है उसके ऊपर पानी तो नहीं फिरेगा, बट आई वुड से कि कुछ स्पीड ब्रेकर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, मीन्स आपने देखा कि कैसे एक जगह पर ऐसी युद्ध जैसी सिचुएशन है और पूरी दुनिया के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा ज़माना है, आज की जो हमारी इकोनॉमी है, ये काफ़ी इंटीग्रेटेड है। सभी देश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। तो कहीं पर कुछ होता है तो हर जगह पर इसकी वेव्स आती है। इट्स लाइक यो मकड़ी का जो जाला होता है, राइट, तो आप उसका एक तार जो है वो अगर टच करते हैं, हिलाते हैं उसको, तो पूरा जो जाला है उसका, राइट, पूरा जो उसका वेब है तो वो पूरा शेक होने लगता है, वेव्स उसमें देखने को मिलती है। सेम थिंग इकोनॉमी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब बात करते हैं मूडीज़ ऑन इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस जो हैं उनका कहना ये है कि ये जो करंट कैलेंडर ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत हुई और ये फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होगा? मार्च 2022 को। तो ये फाइनेंशियल ईयर में ये जो कंटिन्यूस अभी फरवरी में है, एक महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में भारत जो है उसका ग्रोथ कितना होगा? 9.5%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस रेज्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया to 9.5% for the current calendar year from 7% earlier। पहले मूडीज़ ने ये कहा था कि इस साल भारत की इकोनॉमी जो है वो 7% से ग्रो होगी, लेकिन अब उसने अपग्रेड किया है अपने फोरकास्ट को और कहा है कि 9.5% से एक्सपांशन होगा। नवंबर में मूडीज़ ने ये कहा था कि 2022-23 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से होगी, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भारत जो है ये 7.9% से एक्सपांड होगा। As per official estimates, the Indian economy is estimated to grow at 9.2% in the current fiscal year ending March 31st। हमारा जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का कहना यह है कि इस साल हमारी इकोनॉमी 9.2% से ग्रो होगी। मूडीज़ कह रही है 9.5%, बट हम कह सकते हैं रफली 9% प्लस में हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो होगी। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मूडीज़ का कहना है कि सेल्स टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है, रिटेल एक्टिविटी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है और पीएमआई इंडेक्स जो है ये भी काफ़ी सॉलिड इंडिकेशन प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से लगता है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी होगी। फिर सप्लाई डिस्टोरेशन की बात करें, अभी ऑयल की बात की, तो ऑयल की प्राइस ज़्यादा हैं, सप्लाई में हैम्परिंग हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रोथ को थोड़ा ड्रैग कर सकते हैं, इसको थोड़ा फ्रिक्शन या फिर इसके ऊपर थोड़ी ब्रेक्स लगा सकते हैं। हमारे देश की बात करें तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जैसे कि स्कूल्स हैं, फिर दूसरी सर्विसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अब बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं लगभग सारे राज्यों में। और जो रिस्ट्रिक्शंस थे कोविड के उनको हटाया गया है और सिचुएशन जो है वो बैक टू नॉर्मल होती जा रही है। इसी के साथ 2022 वाला जो बजट है तो इसमें
बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। 36% ज़्यादा पैसे जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलॉट किए गए हैं। सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक बार गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और इससे दोनों इंजिन्स जो हैं ग्रोथ के और इकोनॉमी के, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक साथ जब काम करेंगे साइमल्टेनियसली तो पिकअप जो है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को जैसा है वैसा ही रखा है। इसका मतलब ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ग्रोथ को लेकर सपोर्टिव है। हमारे इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि फ़िलहाल इन्फ्लेशन को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी आरबीआई नहीं दे रहा। आरबीआई चाहता है कि भले ही थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जिसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, तो दैट इज़ ग्रोथ, राइट। ग्रोथ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स जो हैं वो भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे एज पर द मूडीज़। एंड सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी जो चल रहा है दैट इज़ यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है वो फिर एक फुल फ्लेज वर्ल्ड वॉर ना बन जाए, तो ये एक चिंता का विषय है। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज second topic. Now let's move on to next one. Modi urges farmers. हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किसानों के साथ एक इंटरेक्शन किया, और इस इंटरेक्शन में, इस वार्तालाप में उन्होंने ये बताया कि जो नए नए साइंटिफिक इनोवेशंस हुए हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनका इस्तेमाल किसानों को करना चाहिए ताकि उनकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जो नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम उगाते हैं इनको, और जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनको हमें एग्रेसिवली इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने किसानों को ये भी कहा कि जो नेक्स्ट ईयर है ना 2023, ये यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर डिक्लेयर किया है, और नेक्स्ट ईयर पूरा साल जो है 2023 वो मिलेट्स का साल होगा। तो इसमें रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो क्रॉप्स हैं उनको प्रमोट किए जाएंगे ग्लोबल लेवल पर। तो पीएम साहब ने ये कहा है कि हमारे किसानों को भी इंडियन मिलेट्स जो हैं उनको ग्लोबल अरीना में प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जो किसान विकास केंद्र है तो उनको कहा है कि आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए किसानों के अंदर, ताकि वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ें, और नेचुरल फार्मिंग को आप प्रमोट कीजिए। ड्रोन के बारे में हमने बात की थी, किसान ड्रोन, तो मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट कि ज़्यादातर रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये किसान ड्रोन वाला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो आपने देख लिया होगा। अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं रेकमेंड करूँगा पिछले कुछ दिनों के लेक्चर्स आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये किसान ड्रोन वाली स्कीम जो है वो पूरी समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बड़े लेवल पर हमारे देश में आने वाले भविष्य में अवेलेबल होगी। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए एग्री स्टार्टअप्स। जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स देखते हैं, तो एग्रीकल्चर जो है उसको भी एक बिजनेस के तौर पर देखा जा सकता है, और है भी, अगर हम उसको उस नज़रिए से देखें। और जितनी ज़्यादा एग्री स्टार्टअप्स आएगी उतने ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अब हमारे देश में ज़्यादातर किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं, तो वो तो ड्रोन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेट्स से कोई एक एग्री स्टार्टअप है, तो वो एक रीज़नेबल प्राइस पर अगर आपको रेंट पर ड्रोन प्रोवाइड कर रही है तो किसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक चीज़ की बात करें तो जो कीटनाशक दवाई है उसके छिड़काव के लिए इस ड्रोन को रेंट पर लाया जा सकता है, और बहुत ही कम समय में एक किसान को लेट्स से अपनी ज़मीन में ये छिड़काव करने के लिए 6-7 घंटों की अगर मेहनत लगती है, तो ड्रोन यही चीज़ जो है मुझे लगता है कि 2 से 5 मिनट के अंदर कर सकता है। तो पूरे गांव में अगर आपको ये छिड़काव करना है, या फिर मल्टीपल किसान है, लेट्स से 10-15 किसान मिलकर अगर इसको ऑर्डर करते हैं स्टार्टअप के पास, तो ये स्टार्टअप आ जाएगी अपनी टीम के साथ, और आपकी जो कीटनाशक दवाई है वो आपके अलग अलग खेतों के अंदर वो फटाफट ये स्प्रेड कर देगी, और फिर वो दूसरे गांव चले जाएंगे। तो बिज़नेस भी इनका चलता रहेगा, आपका काम जो है वो भी फटाफट हो जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में पिछले 3 से 4 सालों की बात करें तो हमारे देश में पता है कितने एग्री स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं? 700 से भी ज़्यादा एग्री स्टार्टअप्स जो हैं वो आज हमारे देश में आ चुके हैं। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में वो और ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ये एग्री स्टार्टअप्स, जैसे कि वेदर फोरकास्ट को और एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके आपको बताएंगे,
फिर आपकी सॉइल की हेल्थ, और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रियल टाइम पर पता चलेगी किसान को, और कहाँ पर कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सी चीज़ों को हटा देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियल टाइम पर फ़ोन पर मिलती रहेगी। तो ये फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री साहब ने किसान संपदा योजना के भी बारे में बात की, और ये ख़ास करके प्रोसेस्ड फूड जो होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है फूड की, और उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। वैल्यू इन द सेंस कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ाई जा सकती हैं, और इन टर्म्स ऑफ मनी उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि अगर हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोसेस्ड फूड्स पैदा करें और इनको एक्सपोर्ट करें तो किसानों की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। इसी के साथ उन्होंने 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अनाउंस किए गए थे। तो इसमें नंबर 1 जो था वो ये था कि जो गंगा नदी है तो उसके दोनों किनारे जो हैं तो 5-5 किलोमीटर तक दोनों किनारों पे नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर प्रमोट किया जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे कि ड्रोन की बात की, तो किसानों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। फिर एक मिशन ऑयल पाम है ताकि हम एडिबल ऑयल का इंपोर्ट जो है उसको रोक सके, और हमारे देश में हम ऑयल जो है, ऑयल सीड्स और इन सारी चीज़ों को पैदा करके ज़्यादा ऑयल पैदा करें ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। फिर पीएम गति शक्ति जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में मदद करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई स्कीम है। एग्री वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि एनर्जी पैदा कर सके, वेस्ट से एनर्जी, वेस्ट से वेल्थ। पैकेजिंग के लिए एग्री वेस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। 2014 में हम 1 से 2% जितना इथेनॉल मिक्स करते थे, आज हम 8% जितना मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें भी एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। और बैंकिंग थ्रू 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, गांव-गांव तक बैंकिंग की फैसिलिटी, जो वित्तीय समावेशन है वो होगा बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस। और एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशनल सिलेबस जो है उसमें भी बदलाव की बात जो है वो बजट ने बताई थी। इसी के साथ लास्ट पॉइंट जो पीएम मोदी साहब ने कहा है वो ये है कि हमारे देश की जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये काफ़ी वाइब्रेंट है। अब किसानों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन कोऑपरेटिव्स को बिजनेस एंटरप्राइज में तब्दील करें। सो ये थे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बजट एंड कपल ऑफ अदर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था स्मार्टफोन वाला, तो डेलोइट के मुताबिक 2026 तक हमारे देश में 1 बिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स हो जाएंगे। और आपके लिए नया प्रश्न है, हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ द टाटा ओन्ड एयरलाइंस एयर विस्तारा। एयर विस्तारा जो है इसका सीईओ कौन है? 4 नाम आपकी स्क्रीन पर ऊपर हैं, आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। डू चेक आउट क्यूरियसली पॉडकास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, नालंदा का मतलब होता है ना आलमदा, इसका मतलब है नो स्टॉपिंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और आंसर और रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।